अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट की टर्म दो वर्ड से डिराइव हुई है, कार्बन और हाइड्रेट्स। यानी कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों कहते हैं? वो इस वजह से क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो होती है वो वैसी ही होती है जैसे वाटर के अंदर होती है। आपको पता है वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या होती है? 2:1। यानी वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होती है। और इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी ये रेशो वैसी ही होती है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 होती है। अब कैसे? जैसे कि यहाँ पर देखें, ये एक मैंने कार्बोहाइड्रेट जिसे ग्लूकोज कहते हैं उसका मालिक्यूलर फार्मूला लिखा है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, यानी इसका अगर मैं एम्पेरिकल फार्मूला लिखूं तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो क्या है, इसको मैंने 2 के टेबल से काट दिया है। तो यहाँ पर मेरे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो आएगी वो क्या है? 2:1। यानी वही रेशो है जो वाटर के अंदर मौजूद होती है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन किसके साथ अटैच है? वाटर के साथ। इनको हम कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसका मतलब ये कि कार्बन एसोसिएटेड विद वाटर। अब पहले कार्बोहाइड्रेट्स को इस तरह से डिफाइन किया जाता था, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन एसोसिएटेड विद वाटर। अब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर ये वाली डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती। तो इस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को एक नए तरीके से भी डिफ़ाइन किया गया था, उस डेफिनेशन को भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो अब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी थे जिनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो उस तरह से नहीं होती, यानी 2:1 नहीं होती। उनको भी हम, उसकी एक एग्जांपल भी हम देखेंगे। तो इसके अलावा एक और रीज़न भी इस डेफिनेशन को रिजेक्ट करने की वो ये थी कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी थे जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 थी। इस वजह से एक नई डेफिनेशन पेश हुई थी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ कार्बोहाइड्रेट्स के डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है। ये एलिमेंट्स आपको नज़र आएंगे किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। इसके अलावा कुछ मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको नाइट्रोजन भी नज़र आएगी। और कुछ मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स का कह रहा हूँ, सारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर नहीं। सारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है। और वैसे जो नाइट्रोजन होती है वो प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होती है। तो मेनली इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मौजूद होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जैसे कि एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है। इसके अलावा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लैक्टिक एसिड, ये मैंने लैक्टिक एसिड का फार्मूला भी लिखा है। इन दोनों के अंदर वाटर वाटर की तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है, यानी इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 2:1 यहाँ पे भी है, 2:1 यहाँ पे भी है। अब ये दोनों लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 है। एक तो ये रीज़न है कार्बोहाइड्रेट्स की नई डेफिनेशन पेश करने की। और इसके अलावा एक और रीज़न, जैसे यहाँ पर देखें एक कार्बोहाइड्रेट है रामानोस, तो इसके अंदर आप देखें 12 हाइड्रोजन है और 5 ऑक्सीजन है। यानी यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई भी करें, वैसे ये सिंप्लीफाई इस तरह से तो नहीं हो सकता। तो इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो जो है वो 2:1 नहीं है, जिस तरह से दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मौजूद होती है। तो इस तरह से बहुत सारे और कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 नहीं होती। इस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को नए तरीके से डिफ़ाइन किया गया। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफ़ाइन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये, पॉली मतलब मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको मैनी OH ग्रुप नज़र आएंगे। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या तो कीटोन ग्रुप होता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, जैसे एल्डिहाइड का मैं अगर जनरल फार्मूला लिखूं तो ये कुछ इस तरह से इनका, ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। आर का मतलब होता है कार्बन चैन, और ये हो गया कीटोन। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नज़र आएगा या कीटोन फंक्शनल ग्रुप नज़र आएगा। यानी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, उन कार्बोहाइड्रेट्स को एल्डोज बोला जाता है।
इसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको कीटोन फंक्शनल ग्रुप नज़र आता है और इसी के साथ आपको पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत सारे OH ग्रुप भी नज़र आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। यहाँ पर देखें एक साइड पे H है ये वाला, फिर इसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप ये वाला और इसके बाद ये R कार्बन चैन, 2 कार्बन्स यानी यहाँ पे टोटल 3 कार्बन्स हैं। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH हाइड्रोक्सी ग्रुप आप देख सकते हैं, OH ग्रुप आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफाइन करते हैं, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी, इनके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं और इसी के साथ इनके अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है या तो कीटोनिक ग्रुप, जैसे कि आपको इस दूसरे एग्जाम्पल के अंदर नज़र आ रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन है दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर सब्सटेंसेस दैट यील्ड सच कंपाउंड, जो कि ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब इन्हें तोड़ा जाता है। तो ये जो लाइन है इसका मतलब मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, या फिर ऐसी सब्सटेंसेस जिनको जब तोड़ा जाए तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स बने। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट की वो ये है कि दे कंटेन एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, या तो इनके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है या फिर इनके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको हम शुगर्स भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और इनको हम शुगर्स कहते हैं, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो स्वीट इन टेस्ट हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो जिनका टेस्ट स्वीट नहीं होता। यानी ये जो सारी की सारी शुगर्स होती हैं ज़रूरी नहीं है कि वो स्वीट हों। अब कौन सी शुगर्स स्वीट होती हैं, जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को हम फर्दर एक और तरीके से भी क्लासीफाई करते हैं, सिंपल शुगर और कम्प्लेक्स शुगर। जो सिंपल शुगर्स होती हैं ना वो स्वीट इन टेस्ट होती हैं ज़्यादातर, और जो कम्प्लेक्स शुगर होती हैं उनमें से कुछ ऐसी हैं जो स्वीट इन टेस्ट होती हैं, लेकिन मेनली इनका जो टेस्ट होता है कम्प्लेक्स शुगर का वो स्वीट नहीं होता। अब सिंपल शुगर कौन सी होती हैं? सिंपल शुगर्स को हम डिफ़ाइन करते हैं, ये वो शुगर्स होती है जिनके अंदर 1 सेक्राइड यूनिट होता है। 1 सेक्राइड यूनिट का मतलब क्या है? शुगर को सेक्राइड भी कहते हैं। अब ये एक सेक्राइड क्या है, इसका मतलब क्या है? एक जो पॉलीहाइड्रोक्सी का एक मॉलिक्यूल होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का ये जो एक मॉलिक्यूल या ये जो आपको एक चैन नज़र आ रही है, ये पूरा क्या है? एक सेक्राइड का यूनिट है। इसी तरह से ये भी एक सेक्राइड का यूनिट है। इसके अंदर कितनी कार्बन है? 1 2 3। इसके अंदर कितनी है? 1 2 3। ठीक है, इन दोनों के अंदर 3 कार्बन है। तो ये एक सेक्राइड यूनिट है, ये दूसरा सेक्राइड यूनिट है। तो ये किसके अंदर आते हैं? सिंपल शुगर्स के अंदर। सिंपल शुगर्स कंटेन 1 सेक्राइड यूनिट। और मैंने अभी आपको बताया कि एक सेक्राइड का मतलब क्या है। एक सेक्राइड होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मॉलिक्यूल। और इन सिंपल शुगर्स को मोनोसेक्राइड्स भी कहते हैं, यानी इन मोनोसेक्राइड्स के अंदर आपको एक ही यूनिट नज़र आता है। ये एक सेक्राइड यूनिट है, इसी तरह से ये एक सेक्राइड यूनिट है। तो ये एक मोनोसेक्राइड है और ये दूसरी टाइप की मोनोसेक्राइड है। और जो कम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं, कम्प्लेक्स शुगर्स आर कम्प्लेक्स बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंपल शुगर। जब सिंपल शुगर मिलती है ना तो फिर कम्प्लेक्स शुगर्स बनती हैं, और इन कम्प्लेक्स शुगर्स के अंदर आ जाती हैं ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स वो होती हैं जिनके अंदर 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड्स मौजूद होते हैं। यानी ये जो मोनोसेक्राइड्स के यूनिट्स होते हैं ना, ये यहाँ पर एक यूनिट है। ठीक है, तो जब 2 मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं तो उसके नतीजे में जो शुगर बनती है वो ओलिगोसेक्राइड के अंदर आती है। इसी तरह से जब 3 मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो उसके नतीजे में जो शुगर बनती है वो किसके अंदर आती है? ओलिगोसेक्राइड के अंदर आती है। ठीक है, इसी तरह से जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनके अंदर 10 से 1000 तक क्या मौजूद होते हैं? मोनोसेक्राइड्स मौजूद होते हैं। तो कम्प्लेक्स शुगर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर्स यानी मोनोसेक्राइड्स मिलती हैं तो ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, माल्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये सारी क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ मोनोसेक्राइड्स कौन सी हैं और ओलिगोसेक्राइड्स या फिर पॉलीसेक्राइड्स कौन सी हैं। तो इसमें ग्लूकोज जो है ये मोनोसेक्राइड है,
फ्रक्टोज भी मोनोसेक्राइड है, सक्रोज एक ओलिगोसेक्राइड है, इसके अलावा माल्टोज भी एक ओलिगोसेक्राइड है, इसके अलावा स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है और सेलुलोज भी एक पॉलीसेक्राइड है। अब इन कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट्स की बॉडी के अंदर या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, इन कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला फंक्शन यह है कि दीज आर एनर्जी सोर्स। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का सोर्स होते हैं। हम जो खुराक खाते हैं उसके अंदर जो ग्लूकोज मौजूद होता है, हमारे सेल्स उस ग्लूकोज को तोड़कर क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, एटीपी बनाते हैं, तो एनर्जी का सोर्स है। इसके अलावा नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कहते हैं हम डीएनए और आरएनए को। आपने देखा होगा डीएनए और आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होती हैं और उन न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा लिपिड प्रोटीन मॉडिफिकेशन, यानी प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करने के लिए आपने सुना होगा ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में। ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड विद प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स को मॉडिफाई करके एक नया मालिक्यूल बनाते हैं, प्रोटीन के साथ अटैच होके एक नया मालिक्यूल बनाते हैं जिन्हें कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल बोला जाता है। तो ये कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल की एक एग्जांपल है। इसी तरह से लिपिड्स के साथ भी अटैच होते हैं और इस तरह से कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल बनते हैं, नए मालिक्यूल बनते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन करते हैं। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी ये कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर जनरल हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ बातें डिस्कस की। बाकी कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स की नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उसे डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।